Yes, sir. We are live now. Okay. Okay. We are watching. Seriously. Please start. I heartily welcome to all the participants for giving us overwhelming response from all the states of India. On the behalf of Sri Chhatrapati Shivaji Bauddhishya Gramin Vikas Seva Bhavi Shikshan Sanstha Kingaus, Mahatma Phule Mahavidyalaya Kingaon, for organizing Geography Day as a national webinar on 14th January 2022. I heartily welcome to all the participants. Also, I heartily welcome to the inaugurator of this program, Dr. Haridas Rathod sir, chairperson for the inaugural session, Dr. Bodke BR sir. Now, I would like to invite Dr. Vittal Chauhan sir, principal of Mahatma Phule Mahavidyalaya Kingaon, for introductory speech and welcome to the guests. Invite to Chauhan sir. इस वेबिनार में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण संस्था किनगांव द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय किनगांव भूगोल विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय चर्चा सत्र में आप सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम सन्माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर एच.बी. राठौड़ सर जी, ग्रामीण कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वसंतनगर कोटग्या तालुका मुखेड़, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र के चेयरपर्सन संस्था के सचिव परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बी.आर. बोडके सर जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के महाविद्यालय में 14 जनवरी यह दिन भूगोल तज्ञ सी.डी. देशपांडे जी के जन्म दिवस के अवसर पर भूगोल दिन मनाया जाता है। आज हमारे महाविद्यालय में भूगोल विभाग और मकर संक्रांति ये दोनों कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय चर्चा सत्र का आयोजन किया है। मैं प्रधानाचार्य तथा भूगोल विभाग प्रमुख विट्ठल चौहान महाविद्यालय की ओर से प्रास्ताविक कर रहा हूं। महाविद्यालय की स्थापना जून 2001 में हुई है। महाविद्यालय का हेतु भौगोलिक ग्रामीण समुदाय या जरूरतमंद छात्रों को हायर एजुकेशन की संधि उपलब्ध कराने का हेतु है। इसी अवसर पर रूरल एरिया में यह महाविद्यालय की स्थापना हुई है। 2008 में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ इसी विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2018 में महाविद्यालय का ऑनलाइन नैक मूल्यांकन हुआ। इसी में महाविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन काल में महाविद्यालय में सभी विभाग की ओर से ऑनलाइन वेबिनार संपन्न हुए। इसी में 9,700 विषयों से संबंधित सभी विद्वजनों के प्राध्यापकों और छात्रों का सहभाग प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय में भूगोल विभाग की शुरुआत 2001 में हुई। इस भूगोल विषय के
भूगोल विषय की ओर से महाविद्यालय में सबसे ज्यादा छात्र की संख्या यह सब्जेक्ट में है और ये छात्र आगे यूजी पास होके पीजी, एमफिल, पीएचडी या अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। भूगोल विभाग की ओर से छात्रों को स्थानीय अभ्यास, एजुकेशनल टूर, सर्वेक्षण, भौगोलिक अभ्यास के लिए भेंट आदि का आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर भूगोल विषय के माध्यम से दैनंदिन जीवन जीने के लिए जो उनके माँ बाप पिता खेती करते हैं उसमें भी इसका योगदान होता है। महाविद्यालय के परिसर में खेती करने वाले लोगों को मृदा की जानकारी दी जाती है। सैंपलिंग पे मृदा परीक्षण करके देते हैं और ग्रुप के अनुसार खेती किस प्रकार करनी चाहिए इसी की जानकारी हम इस आजू बाजू में परिसर में रहने वाले लोगों को जाके बताते हैं कि किस प्रकार खेती करनी चाहिए। इसके साथ साथ पर्यावरण आपत्ति के बारे में छात्र के माध्यम से हम यह प्रोग्राम गांव-गांव जाके प्रबोधन करते हैं। इसीलिए हम भूगोल विषय के माध्यम से छात्रों को यह जानकारी दी जाती है। पुनश्च मैं सभी सहभागी भूगोल प्रेमी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। यह मेरा संभाषण खत्म करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। Hello. Thank you so much, sir, for giving a brief introduction of our college. That our college has been started in 2001, and it is working for catering students' needs and diversity to gain the knowledge and to be the good citizens of India. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Now I would like to request Dr. Darshana Kanote madam to introduce Madam. today's inaugurator, sir, Dr. Haridas Pere sir's introduction. Hello. Dr. Kanote ma'am. Hello. Yeah, yes ma'am, you are audible. Yes, हाँ ma'am. सर, आवाज येते ना माझा? Yes. धन्यवाद सर. श्री छत्रपती शिवाजी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास सेवाभावी शिक्षण संस्थेचे महात्मा फुले महाविद्यालय किनगाव येथील भूगोल विभागाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या ह्या एकदिवसीय चर्चा सत्रामध्ये सगळ्यांचं सर्वप्रथम मी मनपूर्वक स्वागत करते आणि आजच्या चर्चा सत्राचे जे उद्घाटक आहेत आदरणीय डॉक्टर एच.बी. राठोड सर यांचा अल्प परिचय मी इथं करून देत आहे. खरं तर सरांचा परिचय करून देणं ही तशी निव्वळ औपचारिकता आहे, कारण भूगोल आणि शैक्षणिक क्षेत्रामधली अशी एकही व्यक्ती नाही की जी सरांना ओळखत नाही. पण तरीही सरांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीचा एक थोडक्यात आढावा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. सर अमरावती विद्यापीठामधून 1985 साली एम ए डिग्री सरांनी घेतली. त्यानंतर 1993 मध्ये सरांनी नागपूर विद्यापीठातून एमफिल ही पदवी संपादन केली आणि 2001 साली सर डॉक्टर आंबेडकर विद्यापीठामधून पीएचडी पदवी सरांनी प्राप्त केलेली आहे. खरं तर सरांनी अध्यापनाच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय मौलिक स्वरूपाचे योगदान दिलेलं आहे. 1985 ते 2018 या कालावधीमध्ये सर हावगी स्वामी महाविद्यालय उदगीर येथे असोसिएट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत होते आणि या कालावधीत सरांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो विद्यार्थी भूगोल विषयामध्ये एमए करून उत्तीर्ण झाले. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी पीएचडी आणि एमफिल करून या विद्यापीठामध्ये आणि महाराष्ट्रातल्या इतरत्र विद्यापीठामध्ये सरांच्या अध्यापनाचं जे कार्य आहे त्याचा वारसा पुढे चालवताना आपल्याला दिसून येत आहेत. आकडेवारीमध्ये जर सांगायचं झालं तर आतापर्यंत सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 64 विद्यार्थी एमफिल पदवी संपादन केलेले आहेत आणि 20 विद्यार्थी पीएचडी पदवी संपादन केले आहेत. याशिवाय रेफरी म्हणून सर नागपूर विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ,
त्यानंतर औरंगाबाद विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, SNDT विद्यापीठ मुंबई या ठिकाणी सुद्धा रेफरी म्हणून सर गेलेले आहेत. याशिवाय सरांनी एकूण 100 पेक्षा अधिक जे रिसर्च पेपर आहेत ते वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमधून संपादन केलेले आहेत. याशिवाय 7 पुस्तकांचं लेखन सुद्धा सरांनी केलेलं आहे आणि एक मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो आहे UGC ला सरांनी पूर्ण केलेला आहे. 10 वर्ष सर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या BOS मध्ये कार्यरत होते आणि सध्या सर वसंतनगर येथे ग्रामीण महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. खरं तर सरांना त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी गौरवान्वित करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या म्हणजे बायोडाटाला संक्षिप्त स्वरूपात मांडणं केवळ अशक्य आहे, पण सरांनी आपल्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये भूगोल विषयासाठी जे योगदान दिलेलं आहे ते अतिशय मौल्यवान स्वरूपाचं आहे आणि म्हणूनच अशा बहुआयामी विद्यार्थी प्रिय व प्राध्यापक प्रिय आदरणीय राठोड सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपले उद्घाटनपर भाषण या ठिकाणी द्यावं. पुढील सूत्र मी स्वामी सरांकडे सुपूर्द करते. धन्यवाद सर. Thank you so much, madam. Really, we are so blessed with a great personality, which is having with us. Really, sir has done a good research work. Under sir's guidance, so many students have got PhD, MPhil, and PG. So I request, I will not take much more time within us and sir. I request to Principal Dr. Haridas Rathod sir to inaugurate the webinar. I request you, sir, please. Unmute yourself, sir. गुड आफ्टरनून. सर्वांना नमस्कार. मॅक्झिमम विद्यार्थी आपले दिसायला लागले ते आधीच, म्हणून मी मराठीमधून बोलण्याचा मानस त्यांच्या पुढे ठेवतोय, कारण विद्यार्थी आपले टार्गेट आहे. आजच्या या नॅशनल वेबिनारच्या अध्यक्षपदी उपस्थित असलेले सर्वांचे लाडके मित्र आणि संस्थेचे संचालक, हिंदी विषयाचे प्रोफेसर श्री BR बोडके साहेब, या महाविद्यालयाचे इन्चार्ज प्राचार्य श्री गोविंद चव्हाण, भूगोल विभागाच्या डॉक्टर दर्शना कानवटे मॅडम, IQSC कोऑर्डिनेटर आणि हे जे सर्व हँडलिंग करत आहेत ते डॉक्टर प्रभाकर स्वामीजी, डॉक्टर अंबादास मुळे, मिस कल्याण, और हमारे महाराष्ट्र के वेबिनार के लिए जो हाजिर है वो डॉक्टर अमित कुमार जी, महाविद्यालयातील सर्व स्टाफ. स्वामी सर आवाज येतोय मध्ये, स्वामी सर आवाज येतोय, अनम्यूट करा त्यांना. सर्व स्टाफ, कार्यालयीन कर्मचारी, भूगोल विषयाचे अभ्यासक, भूगोल विषयाचे सर्व विद्यार्थी. आजच्या या नॅशनल वेबिनारचं उद्घाटन झालं असं मी प्रथमतः जाहीर करतो. खरं तर मला सर्दीमुळे थोडासा त्रास होत होता कालच्या वारामुळे, पण तू बोडके सरांमुळे मला हे राहवलं नाही की आपण काहीतरी बोललं पाहिजे, म्हणून मी बोलण्यासाठी हजर झालेलो आहे. चव्हाण सरांनी आता परिचय दिला महाविद्यालयाचा आणि भूगोल विभागाचा. अतिशय चांगले कार्य आपल्या महाविद्यालयातून होत आहेत, आपल्या येथील भूगोल विभागातून कार्य होत आहेत, याचा मला फार आनंद झाला. सॉइल टेस्टिंग वगैरे किंवा असे सर्वेक्षण जे केले जात आहेत, भागात असणं महात्मा कार्य होत आहे, हे ऐकून मला फार आनंद झाला. विविध
उपक्रम महाविद्यालय राबवतं. उपक्रमशील महाविद्यालय बनू इच्छिते, यासाठी माझ्या शुभेच्छा आहेत. आपल्या महाविद्यालयामधला जो स्टाफ आहे तो सर्व तरुण स्टाफ आहे आणि या सर्व तरुणांनी जर मनावर घेतलं तर अतिशय महाविद्यालय जे आहे ते अतिशय उंच शिखरावरती हे नेऊ शकतात याची आपल्याला खात्री आहे. विद्यार्थी मित्र, आजचा जो दिवस 15 जानेवारी जरी असला तरी 14 जानेवारी हा दिवस भूगोल दिवस म्हणून पाळला जातो. भूगोल दिन म्हणून तो साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात, विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये सर्व महाविद्यालयामध्ये जिथं जिथं भूगोल आहे त्या ठिकाणी 14 जानेवारी हा दिवस भूगोल दिवस म्हणून पाळला जातो आणि या निमित्ताने विविध उपक्रम घेतले जातात, व्याख्यानं घेतली जातात, विविध स्पर्धा घेतल्या जातात, पोस्टर, बॅनर्स, कविता, लेखन वगैरे वगैरेच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. काही ठिकाणी प्रदर्शन वगैरे भरवलं जातं. एकंदरीत भूगोल विषयाचा प्रचार व्हावा आणि भूगोल विषयाचा प्रसार व्हावा हा उद्देश ठेवून भूगोल दिन साजरा केला जातो. भूगोल दिन साजरा करण्यामध्ये कशामुळे आजचा दिवस 14 जानेवारी निवडला जातो याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. सामान्यपणे डॉक्टर C.D. देशपांडे हे नाव सर्वांच्या परिचयाचं आहे. चंद्रशेखर धोंडीराज देशपांडे नावाची एक व्यक्ती भूगोलाची होऊन गेली. 14 जानेवारी 1912 कोल्हापूर मध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि त्या कोल्हापूरमध्येच ही व्यक्ती लहानाची मोठी झाली आणि कोल्हापूर मधील राजाराम कॉलेजमध्ये, गव्हर्नमेंटचं जे कॉलेज आहे तिथं भूगोल सुद्धा ही व्यक्ती शिकवत असे आणि भूगोलाचे शिक्षक, भूगोलाचा प्राध्यापक म्हणून त्यांचं काम कोल्हापूरला सुरू झालं. आणि यानंतर ही व्यक्ती दिवसेंदिवस मोठी होत गेली. विविध अंगाने त्यांचं काम वाढत गेलं. कोल्हापूरचं प्राध्यापक पद झाल्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठामध्ये गेले आणि मुंबई विद्यापीठामध्ये भूगोल विषय सुरू केला. भूगोल विषयाचे विभाग प्रमुख म्हणून मुंबई विद्यापीठामध्ये राहिले. आज महाराष्ट्रात नाही तर भारतामध्ये मुंबई विद्यापीठाचा भूगोल विभाग फार मोठा समजला जातो. त्याला या देशपांडे सरांचा हातभार त्यामागे लागलेला आहे. तरी C.D. देशपांडे सर भूगोलाचे प्राध्यापक आणि भूगोलाचे लेखन सुद्धा केले. त्यांनी अनेक ग्रंथाचे लेखन केलेले आहेत. विशेषतः शहरी भूगोलावरती त्यांचं लेखन जास्त आहे आणि या शहरी भूगोलावरती लेखन केलेली त्यांची जी पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं सारी जगभर प्रसारित आहेत. याचबरोबर ही व्यक्ती भूगोल शिकवताना शासनाच्या उच्च पदावरती त्यांनी कार्य केलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे संचालक ते होते, शिक्षण विभागाचे संचालक म्हणूनही काही काळ त्यांनी कार्य केलेलं आहे. आणि ही अशा पद्धतीनं चौरंगी काम, बहुअंगी काम म्हणजे एक भूगोलाचा प्राध्यापक, विद्यापीठामध्ये भूगोल विषयाला प्रोत्साहन देणे, भूगोल विषय सुरू करणे, शिक्षणात आवश्यक अशा पुस्तकांची, ग्रंथांची निर्मिती करणे आणि याच कार्याचा आढावा घेऊन भारताच्या बाहेरच्या जगामधील काही देशांमध्ये त्यांना गेस्ट लेक्चर म्हणून बोलवलं जायचं आणि त्या काळामध्ये गेस्ट लेक्चर म्हणून आमच्या भारताचा, त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राची व्यक्ती बाहेर जाते तर अशी मोठी व्यक्ती आहे म्हणून त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या काही हितचिंतकांनी त्यांच्या सन्मानासाठी, C.D. देशपांडे साहेबांच्या सन्मानासाठी भूगोल दिन साजरा करण्याचं ठरवलं आणि 14 जानेवारी हा दिवस C.D. देशपांडे सरांचा जन्मदिवस असल्यामुळे 14 जानेवारी भूगोल दिवस म्हणून साजरा केला जातो. C.D. देशपांडे सरांनी जे कार्य केलं तेच कार्य इतर लोकांनी करावा, भूगोलाचा अभ्यास करावा, प्रसार व्हावा, प्रचार करावा म्हणून भूगोल दिन आपण साजरा करतोय. हे एक कारण झालं. काही इतर विभागामध्ये जसं आहे तसं भूगोल विषयामध्ये अनेक विचाराची माणसं आहेत. काही लोकांचा यांना विरोध आहे की C.D. देशपांडे साहेबांचा वाढदिवस म्हणून साजरा करण्यापेक्षा त्यांनी काय केलं, वेगळ्या पद्धतीने या 14 जानेवारीला भौगोलिक घटनांचा संदर्भ दिला आणि भौगोलिक घटनांचा संदर्भ देऊन 14 जानेवारी हा दिवस भौगोलिक घटनांनुसार भूगोल दिन म्हणून पाळला जातो. आता ही आकृतीच्या सहाय्याने मला हा विषय चांगल्या पद्धतीने समजावता आला असता, परंतु मी बोलण्याचा प्रयत्न करतोय की पृथ्वी गोल आहे आणि या गोल पृथ्वीवरती अगदी मधोमध एक रेषा कल्पिलेली आहे आणि त्या कल्पिलेल्या रेषेपासून असे दोन भाग, मधोमध एक रेषा कल्पिलेली, तिथून दोन भाग होतात आणि ज्या मध्यवर्ती कल्पिलेली जी रेषा आहे, जे वर्तुळ आहे, त्याला आम्ही म्हणतो विषुववर्त आणि विषुववर्तापासून वरचा जो भाग आहे
त्याला म्हणतो आम्ही उत्तर गोलार्ध. आणि विषुववृत्तापासून दक्षिणेकडचा जो भाग आहे त्याला म्हणतो आम्ही दक्षिण गोलार्ध. म्हणजे भूगोल दिन पाळण्यासाठी ही बाब सुद्धा कारणीभूत आहे, ही मी थोडक्यात अशी इशाऱ्यावरून सांगत आहे. तर उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्ध अशा पद्धतीने पृथ्वीचे दोन भाग केले जातात. उत्तर गोलार्धामध्ये 23.5 अंशाचं जे अक्षवर्त आहे त्याला म्हटलं जातं कर्कवर्त. विषुववृत्तापासून 23.5 अंशावरती एक रेषा कल्पलेली आहे, त्याला म्हटलं जातं कर्कवर्त. विषुववृत्तापासून उत्तरेला 23.5 अंशावर, विषुववृत्तापासून दक्षिणेला 23.5 अंशावरती एक रेषा कल्पलेली आहे, त्याला म्हणतात मकरवर्त. तर ह्या कर्कवर्तापासून मकरवर्तापर्यंतचा एक कालावधी या भूगोल दिनाशी संबंधित आहे. थोडक्यात आता थेरॉटिकल सांगताना असं सांगता येईल की 21 जूनला सूर्य उत्तर गोलार्धात असतो आणि उत्तर गोलार्धात तो कर्कवर्तावरती असतो 21 जूनला. 21 जून पासून म्हणजे सूर्य 21 जूनला उत्तर गोलार्धात आहे तेव्हा सूर्याचं उत्तरायण सुरू आहे असं म्हटलं जातं. 21 जून नंतर सूर्य हळूहळू दक्षिणेकडे सरकत जात आहे असा मला भास होतो. सूर्य सरकत नाही, सूर्य स्थिर आहे, पृथ्वी त्याच्या भोवती फिरते, परंतु आम्हाला असा भास होतो की सूर्य हा दक्षिणेकडे सरकत जात आहे आणि दक्षिणेकडे सरकत सरकत तो विषुववृत्तावर येतो. विषुववृत्तावर तो वर्षातून दोनदा येतो, एकदा 21 मार्चला येतो आणि 23 सप्टेंबर. म्हणजे 21 जून नंतर तो दक्षिणेकडे जात आहे असा भास होतो. 21 जून नंतर 23 सप्टेंबरला सूर्य विषुववृत्तावरती तो असतो आणि यानंतर दुसऱ्यांदा तो 21 मार्चला तो विषुववृत्तावरती येतो. आणि या दिवशी दिवस रात्र समान असतात, दिवस रात्र समान. यानंतर विषुववृत्तापासून सूर्य दक्षिणेकडे सरकत सरकत जाते असा भास होतो आणि तो 22 डिसेंबरला मकरवर्तावरती गेलेला आहे असा आम्हाला भास होतो. तर ह्या 22 डिसेंबरला सूर्य जेव्हा मकरवर्तावर आहे तेव्हा मकरवर्तावरचा दिवस मोठा असतो आणि उत्तर गोलार्धामध्ये त्याच दिवशी दिवस हा लहान असतो. दिवस आणि रात्र याची गणित असं आहे, दिवस मोठा असेल तर रात्र लहान असते, त्याच्या विरोध समजायचं. रात्र लहान असेल तर दिवस मोठा असतो. त्याच पद्धतीनं 22 डिसेंबरला सूर्य मकरवर्तावर आहे, दिवस मोठा आहे, म्हणजे त्या दिवशी रात्र तिथे लहान आहे. आणि त्याच दिवशी 21 जूनला कर्कवर्तावरती वर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी दिवस लहान आहे आणि रात्र मोठी आहे अशी स्थिती असते. आता इथे भूगोल दिनाचा संदर्भ कुठं जोडला जातो, तर इथे भूगोल दिनाचा संदर्भ असा जोडला जातो की 22 डिसेंबरला सूर्य मकरवर्तापर्यंत गेलेला आहे आणि मकरवर्तापासून पुन्हा तो उत्तरेकडे सरकत आहे असा भास होतो. म्हणजे सूर्याचं उत्तरायण सुरुवात होतं आणि हे उत्तरायणाला सुरुवात होते. त्या परिस्थितीमध्ये 14 जानेवारीला सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो. सूर्याचं उत्तरायण सुरू आहे आणि धनु राशीतून सूर्य मकर राशीमध्ये प्रवेश करतोय आणि ही घटना भूगोलासाठी महत्वाची अशी मानली जाते आणि तो दिवस 14 जानेवारी आहे. म्हणून भौगोलिक घटनेनुसार 14 जानेवारी हा भूगोल दिन म्हणून हा दिवस पाळला जातो. म्हणजे अशा पद्धतीने दोन घटना की सूर्य 14 जानेवारीला दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकायला सुरुवात होते आणि तो धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो. आणि हा जो कालावधी आहे तो मिश्र स्वरूपाचा आहे, संक्रमण कालावधी आहे. हिवाळ्याचा शेवटही झालेला नसतो, उन्हाळ्याची सुरुवातही झालेली नसते. उन्हाळा आणि हिवाळ्याची दोन्हीची स्थिती वैशिष्ट्य या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे मग या काळामध्ये बरेचसे सर्दी वगैरे काय काय असतील त्या प्रकारे आपण पाहतो. म्हणजे मिश्र स्वरूपाचा हा कालावधी असतो आणि या कालावधीमध्ये आपण तो दिवस भूगोल दिन म्हणून आपण साजरा करतोय. तर एकंदरीत एक तर सी डी देशपांडे साहेबाचा 14 जानेवारी हा जन्मदिवस म्हणून महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे लोक भूगोल दिन पाळतात. दुसरा गट जो आहे तोही मानतो, परंतु दुसरा गट अशा पद्धतीने पाळतोय की 14 जानेवारीला सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो, ही घटना महत्वाची आहे म्हणून त्या दिवशी भूगोल दिन पाळावा अशा पद्धतीने पाळलं जातं. निमित्त कोणतंही असो भूगोल दिन पाळलं जातं आणि भूगोल दिनाच्या निमित्ताने विविध उपक्रम घेतले जातात. विविध उपक्रम घेऊन लोकांना भूगोलाचा प्रसार करणे, लोकांना भूगोलाची माहिती करून देणे हे काम पाहिलं जातं. हे एक बाब अतिशय मला महत्वाची वाटते. मला दिलेली आहेत 20 मिनिटं, त्यापैकी बहुतेक 10 मिनिटं संपलेली आहेत. पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये भूगोलाच्या विषयासाठी, भूगोलाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, भूगोलाच्या अभ्यासकासाठी मला एक विषय 10 मिनिटांमध्ये मांडावाशी अशी माझी इच्छा झाली. आपण आता यावर्षी भारतीय स्वातंत्र्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष साजरा करतोय. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला आणि भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आता 75 वर्ष झाली आणि या 75 वर्षामध्ये आपण हीरक महोत्सवी वर्ष
भारतीय स्वातंत्र्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष साजरा करण्याचे भारत सरकारचे आदेश आहेत, केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. महाराष्ट्र सरकार सुद्धा त्या पद्धतीने आदेश देतोय आणि आपण हीरक महोत्सवी वर्ष मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सोयीकडे साजरी करत आहोत. भूगोलाच्या अभ्यासकाला एक बाब मला विचारावीशी वाटते की भूगोलाचे अभ्यासक नेहमी, आता भूगोलाचा अभ्यास म्हणल्यानंतर अगदी मी जेव्हा शिकायला होतो तेव्हा पृथ्वीचा अभ्यास म्हणजे भूगोलाचा अभ्यास असं समजलं जायचं. त्यानंतर व्याख्या बदलत गेल्या. मी जेव्हा भूगोल शिकवायला लागलो तेव्हा मानव आणि पृथ्वी यांच्या संबंधाच्या अभ्यासाला भूगोलाचा अभ्यास इतकी सोपी व्याख्या केली गेली, परंतु त्यामध्ये व्यापकता भरपूर आहे. मानव आणि निसर्ग यांच्या संबंधाच्या अभ्यासाला भूगोल असं म्हणायचं, त्यांच्या अभ्यासाला भूगोल म्हणायचं अशी व्याख्या आम्ही करायला लागलो. मग मानव आणि निसर्ग यांच्या संबंधाचा अभ्यास करत असताना या 75 वर्षामध्ये भारतामध्ये काय बदल झालेला आहे, परिवर्तन काय झालेलं आहे, याचा अभ्यास भूगोलाच्या अभ्यासकाने करावं असं मला वाटतं. बोडके सर हिंदी विषयाचे अभ्यासक आहेत आणि हिंदी विषयामध्ये सुद्धा या 75 वर्षात भरपूर बदल झालेला असेल त्याच्या अभ्यासामध्ये वगैरे वगैरे जे असेल ते. भूगोल विषयामध्ये जी परिवर्तन झालेली आहेत त्या परिवर्तनाचा अभ्यास आम्ही करत असतो. एक 2-3 परिवर्तन मी उदाहरणादाखल 5 मिनिटांमध्ये आपल्या समोर ठेवतोय. कृषीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन झालेलं आहे. माणसाचे जे मुख्य गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती परिवर्तन झालेलं आहे. तुमच्या माझ्या जीवनाशी संबंधित की जे आम्ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करतो त्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा 1947 पासून आजपर्यंत मोठे बदल झाले आहेत. या बदलाकडे भूगोलाच्या विद्यार्थ्यांनी, भूगोलाच्या अभ्यासकांनी पाहावं. त्याच्यात काही चांगल्या बाबी आहेत त्या स्वीकाराव्या, वाईट बाबी ज्या झालेल्या आहेत त्या कमी करण्याचा, सोडण्याचा आपण प्रयत्न करावा. या परिवर्तनामध्ये आपण पर्यावरण वगैरे अभ्यासतोय, पर्यावरण प्रदूषण वगैरे अभ्यासतोय, पुन्हा तापमान वाढ अभ्यासतोय. हे परिवर्तन आहे आणि हे मोठ्या प्रमाणावरती सोयीकडे अभ्यासलं जात आहे. त्याबरोबर मी याला सोडून दुसरा एक विषय, 2-3 बाबी एक 5 मिनिटांमध्ये मी आपल्या समोर ठेवू इच्छितो की स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाल्यानंतर कृषीमध्ये काय बदल झाली. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आम्ही लहान होतो आणि लहान म्हणजे त्याच्याही नंतरचा कालावधी, जवळपास भारत किती लोकांचा, 33 कोटी लोकांचा, भारत किती लोकांचा, नंतर 36 कोटी लोकांचा असं म्हणायला लागलो आम्ही. म्हणजे ध्वजारोहणाची दिंडी निघाली की असं म्हणायचं, गुरुजी पुढे म्हणायचे, मागे विद्यार्थी म्हणायचे. म्हणजे सामान्यपणे सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की 46-47 ला भारताची लोकसंख्या जवळपास 36 कोटी होती सुमारे, आणि आज 75 वर्षानंतर ती लोकसंख्या 150 कोटीपर्यंत पोहोचलेली आहे. म्हणजे आज आता लोकसंख्येची जनगणना आता सुरू आहे त्यावर लक्षात येईल की जवळपास 150 कोटी लोकसंख्या आता भारतात झालेली आहे. मग ह्या 150 कोटी लोकांसाठी अन्नाच्या बाबतीत काय झालं, कृषीच्या बाबतीत काय परिवर्तन झालं. तर जेव्हा आम्ही स्वतंत्र झालो तेव्हा अन्नधान्यामध्ये आम्ही स्वयंपूर्ण नव्हतो. अन्नधान्याचा त्रास होत असे, अन्नधान्यासाठी लोक भटकत असत, अन्नधान्य मिळत नसे, लोक उपाशी राहत असत. परंतु आज परिस्थितीला अन्नधान्यामध्ये आम्ही स्वयंपूर्ण झालेलो आहोत. भारत पूर्ण स्वयंपूर्ण आहे अन्नधान्यामध्ये. एकीकडे स्वयंपूर्ण होणं ही फार मोठी बाब आहे. त्याच बाजूला दुसरी बाब आपण आणखी विचार करायला पाहिजे की आम्ही जे दररोज अन्न खातो, जे शेतीतून आपण खातो, भाजीपाला आम्ही शेतीतला घेतो, दूध वगैरे जे काही असेल पदार्थ आम्ही शेतीतले घेतो, तर 47 ला जी होती ती आज आहेत का? आज आम्ही विष खातोय असं मला वाटतं. कारण केमिकल्स, फर्टिलायझर्स मोठ्या प्रमाणात आली, त्यामुळे उत्पादन शेतीचं मोठ्या प्रमाणात वाढलं आणि त्यामुळे मग आमच्या या शरीरावरती विपरीत परिणाम करणारे अन्न सुद्धा आम्ही आज घ्यायला लागलेलो आहोत. आता सरकारला पत्र काढावं लागलं. बोडके सरांना माहित असेल, चव्हाण सरांना माहित असेल की युजीसीने महाविद्यालयासाठी, विद्यापीठासाठी पत्र काढलेलं आहे की महाविद्यालयाच्या कॅन्टीन मध्ये कोणतं अन्न असावं, फास्ट फूड असू नये. फास्ट फूडच्या ऐवजी दैनंदिन आपलं जे आहे चटणी भाकर सारखं असलं काहीतरी असावं. फास्ट फूडचा मानसी शरीरावर परिणाम होतो वगैरे वगैरे म्हणतात. तर विद्यार्थी मित्र, आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत, कृषीच्या बाबतीत स्वतंत्र झालो तरी हे परिवर्तन काही विपरीत आपल्या अंगावरती, आपल्या मनावरती झालेलं आहे. दुसरं आपण महत्वाचं म्हणत असताना वस्त्र म्हणतो आपण. वस्त्राच्या बाबतीत तसंच आहे. आता आम्ही लहान होतो तेव्हापासून आजपर्यंत वस्त्राच्या किमती काही वाढलेल्या नाही आहेत. हजारो रुपये मीटरचं कापड आलं असेल, परंतु आजही 20 रुपये मीटरचं कापड आजही बाजारात पाहायला मिळतं. म्हणजे गरिबांसाठी पाहिजे 20 रुपयाचं आजही आहे आणि त्या पलीकडे भारी कापड आले असेल. परंतु ह्या वस्त्रामध्ये किती बदल झाला. लहानपणी आम्ही सुती वस्त्र, बोडके सर वगैरे आम्ही सुती वस्त्र आणून द्यायचे, आम्हाला ते कपडे आणून द्यायचे. तर आम्हाला सुती नको, आम्हाला टेरिकॉट पाहिजे म्हणायचे. आता टेरिकॉटचा इतका वेट आलेला आहे की आम्ही पुन्हा सुतीच्या मागले लागलो आहोत. आपले कपड्याच्या बाबतीतही पहा, आमचं भूगोल असं सांगतं की हवामानाला अनुसरून वस्त्र असायला पाहिजे.
हवामानाला असून कपडे असायला पाहिजेत माणसाचे. तसं ते राहिलेलं नाही आहे. त्याच्यात बराचसा बदल झाला, फार मोठा हा विषय आहे. फॅशनच्या नावाखाली आम्ही भरपूर बदललेलो आहोत. महाविद्यालयामध्ये मी बघितलं, मुलं मुली कपडे घालून येतात. आम्ही लहानपणी पॅन्ट फाटलेलं घालण्यासाठी रडत होतो. गुडघ्यावर पॅन्ट शिवलेलं आहे, मागे ढुंगणावरती पॅन्ट शिवलेलं आहे. तर वर्गात जायला आम्हाला लाज वाटायची, महाविद्यालयात जायला लाज वाटायची. आज ती पोरं इतकं मिरवतात की फाटलेले पॅन्ट घालून. मी एकाला बोलवून आणि सांगितलं की अरे तू एवढा गरीब आहेस का म्हणलं, निधी करून देऊ का पॅन्ट घ्यायला? नाही सर म्हणे, फॅशन आहे म्हणे, चांगल्या कपड्यापेक्षा फार महाग आहे म्हणे. म्हणजे हे परिवर्तन आहे का आमचं स्वातंत्र्याच्या नंतरचं हीरक महोत्सवी वर्षामध्ये? म्हणजे वस्त्राच्या बाबतीत आता अंगभर वस्त्र तर गेलीच, महिलांचे मुलींचे वस्त्र आपण पाहतो आणि आता फार कमी कमी वस्त्र व्हायला लागलेली आहेत. स्वातंत्र्याचं 47 नंतर या हीरक महोत्सवी वर्षातलं हे आपला बदल आहे. ही बाब आपण लक्षात घ्यावी. निवाऱ्याच्या बाबतीत 1 मिनिटात संपवतो. निवाऱ्याच्या बाबतीत ते तसंच आहे. अन्न वस्त्र निवारा हे 3 मूलभूत घटक म्हणून त्याच्यावरती 1 मिनिट बोलत आहे मी. आपण जुन्या काळी पडवी होतं, वाडा होता, मोठं घर असायचं, त्यामध्ये मोठं कुटुंब असायचं, एक आजोबा असायचे, आजोबाचे 2-3 मुलं आणि त्याच्या सुना 5-6 जण आणि त्यांचे 2-2 जरी सरकारी नियमाप्रमाणे लेकरं म्हणाले तरी 10-15 माणसाचं कुटुंब असं असायचं. आणि त्या लोकांना मावशी माहित असायचं, लहान लेकरांना आत्या कुणाला म्हणायचं, बहीण कुणाला म्हणायची, काका कुणाला म्हणायचं, हे नाते गोते त्यांना घरातच शिकवलं जायचे, आजोबा शिकवायचे. आता आम्ही या स्वातंत्र्यानंतर हीरक महोत्सवी वर्षामध्ये आमच्या लेकरांना शिकवावं लागतं. मावशी याला म्हणतेत, आईच्या बहिणीला काकू याला म्हणतेत. अशा पद्धतीने आम्हाला लहान कुटुंब आता अलीकडे आले. Sir, you are unmute. Please, sir, you are muted. Please unmute yourself. Hello, Rathod sir. आलेले आहेत. सर 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 Okay, you are audible. संपलं. आणि अशा पद्धतीने आम्ही आता वावरत आहोत. या बाबीचा आपण निश्चितपणे भूगोल दिनाच्या निमित्ताने अभ्यास करावा. शिक्षण क्षेत्र तर आता बोडके साहेब आहेत, आम्ही स्वामी सर शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण काम करतोय. स्वातंत्र्य असतानाच शिक्षण क्षेत्र, आज शिक्षण क्षेत्रात किती बदल झाला. अगोदर शिक्षण मिळत नव्हतं, बाहेरगावी दूरगावी जाऊन शिक्षण घ्यावं लागायचं. आता शिक्षणाचा प्रसार इतका झाला की गावागावामध्ये 4 घराची वस्ती असेल, तांडावाडी असेल तर तिथपर्यंत इंग्लिश स्कूल पोहोचलेले आहेत. इंग्लिश स्कूलचा दर्जा काय आहे आपण त्याच्यात विचार करू शकता. त्या शाळेचे दर्जा काय आहे आपण विचार करू शकता. अनेक संस्था निघाल्या, ट्युशन क्लासेस निघाले, खाजगीकरण शिक्षणाचं झालं. त्याच्यातलं डोनेशन वगैरे आता प्रवेश घेण्यापासून नोकरीपर्यंत डोनेशन वगैरे हे कोणत्या थराला गेलेलं आहे. ह्या साऱ्या बाबीचा आपण विचार करायला पाहिजे. निवडणुकीच्या बाबतीत सर्वच बाबतीत बदल झालेला आहे. निवडणुकीला अगोदर घरच्या भाकरी बांधून लोक प्रचाराला जायची, आता महिनाभराची वर्षभराची कशा पद्धतीने व्यवस्था होईल त्यासाठी लोक फिरतात. म्हणजे आपल्याला डायरेक्टही बोलता येतं, आपण पाहतोय ही. या सर्व परिवर्तनाचा आज भूगोल दिनाच्या दिवशी आपण अभ्यास करावा. सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो. आणि स्वामी सर, बोडके सर, चव्हाण सर, दर्शना मॅडम, अंबादास मुळे यांनी माझ्या नावाला शिफारस केली आणि मला उद्घाटक म्हणून बोलण्यासाठी संधी दिली. कदाचित 5-1 मिनिट माझे जास्त झाले असतील, तरी परंतु बोलण्याची जी तळमळ आहे त्या तळमळीसाठी आणि मुद्दाम मराठीमध्ये मी बोललो की विद्यार्थ्यांना हे कळलं पाहिजे म्हणून मी मराठीमध्ये बोललो. आणि बोडके सरांचे आभार, स्वामी सरांचे आभार, गोविंद चव्हाण यांचे आभार आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आपण खरंच अतिशय सुंदर असं मोजक्या शब्दामध्ये भूगोल दिनाचं महत्व काय आहे, भूगोल दिन का साजरा केला जातो, त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी, पृथ्वीमध्ये होणारे बदल, जे संक्रमण काळ जो असतो, कर्कवृत्त, अक्षवृत्त, या सर्वांची भौगोलिक माहिती आपण आम्हाला अतिशय सुंदररित्या आपण आम्हा सर्वांना सांगितली, त्याबद्दल मी आपला आभार. त्याचबरोबर आपण मानवाच्या ज्या 3 मूलभूत गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र आणि निवारा, या पूर्वीच्या काळी कशा होत्या आणि या हीरक महोत्सवी वर्षामध्ये खरंच आपण संस्कृतीपासून दूर जात आहोत का? आपण संस्कृतीपासून दूर जातो याचाच अर्थ आपण जे विषयाचं ज्ञान मिळत आहे आपल्याला महाविद्यालयामध्ये, खरंच ते आपण वेगळ्या पद्धतीनं घेत आहोत का? कारण आज आपण सर्वजण पाहतोय की ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाने आज विद्यार्थ्यांमध्ये काय किती तणावाचं वातावरण निर्माण आहे. कारण खरंच ऑनलाईन एज्युकेशन जे वर्गामध्ये जे विद्यार्थ्याला आपण ज्ञान देतो, खरंच ते ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळतं का? या सर्वच गोष्टीवर खरंच आपण खूप छान पद्धतीने प्रकाश टाकलात सर. त्याबद्दल मी आपला अत्यंत आभारी आहे. आणि खरंच सर आपण उद्घाटन केलात त्याबद्दलही मी आपला आभारी आहे. यानंतर मी संस्थेचे सचिव
आदरणीय डॉक्टर बोडके BR सर या काय प्रथम सत्राचे अध्यक्ष यांना मी विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय समारोप करावा. हॅलो हॅलो हा यस सर, युअर Hello. ऑडिबल सर. येस सर हा. आवाज येतोय सर आवाज. येतो आवाज? हा हो सर येतोय आवाज. सर्व प्रमुख पाहुणे, उद्घाटक आणि या ई वेबिनार मध्ये सहभागी असलेले विद्यार्थी, विद्वज्जन या सगळ्यांना माझा नमस्कार. महात्मा फुले महाविद्यालय किनगाव, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर, भूगोल विभाग यांच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय ई वेबिनार या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. या ई वेबिनारचे उद्घाटक परम आदरणीय आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर हरिदासजी राठोड सर, ग्रामीण महाविद्यालय वसंतनगर कोडयाळ, तालुका मुखेड, जिल्हा नांदेड. या ई वेबिनार साठी ज्यांनी हे आयोजन केलं, सुंदर आयोजन केलं, ते भूगोल विभागाचे विभाग प्रमुख तथा महात्मा फुले महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक विठ्ठलजी चव्हाण सर, भूगोल विभागाच्या माननीय डॉक्टर दर्शनाजी कानवटे मॅडम, कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर अंबादासजी मुळे, ज्यांनी ह्या ई वेबिनार साठी सुंदर असे तंत्र सहाय्य केलं. ते आमच्या महाविद्यालयाचे IQAC प्रमुख माननीय डॉक्टर प्रभाकरजी स्वामी. मित्रांनो, महात्मा फुले महाविद्यालयाच्या वतीनं विशेष म्हणजे एक मिनिट जरा विलंब म्हणजे व्यत्यय झाला, सॉरी. भूगोल विभागाच्या वतीनं आमच्या भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली. देशभरामध्ये आम्ही भारतीय स्वातंत्र्याचा 75वा स्वातंत्र्य दिन हिरक महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरा करतो. त्या निमित्तानं आणि 14 जानेवारी हा भूगोल दिन म्हणून संबंध भारत वर्षभर साजरा केला जातो, महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. त्या निमित्तानं हे जे राष्ट्रीय ई वेबिनार आयोजित केलं, त्या ई वेबिनार साठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले सन्माननीय माननीय आमचे स्नेही आदरणीय आमचे मार्गदर्शक हरिदासजी राठोड सरांनी अतिशय मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी 14 जानेवारी हा दिवस भूगोल दिवस मधून का साजरा केला जातो, एकीकडे आम्ही याच दिवशी मकर संक्रांती हा सण साजरा करतो, तो भौगोलिक दृष्टीनं 14 जानेवारीचं महत्व काय त्यांनी अगदी विस्तारानं सगळी माहिती दिलेली आहे. 14 जानेवारी हा भूगोल तज्ञ माननीय प्रोफेसर डॉक्टर CD देशपांडे सर यांचा जन्मदिवस. त्याबद्दलची अगदी विस्तृत माहिती सरांनी अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये सखोल माहिती आम्हाला दिली, जी की आम्हाला आतापर्यंत माहिती नव्हती. त्या CD देशपांडे सरांचा जन्मदिवस विद्यार्थी प्रिय विद्यार्थ्यांनी, प्राध्यापकांनी त्यांचा हा जन्मदिवस भूगोल दिन म्हणून 1988 पासून आमच्या महाराष्ट्रात तो उत्साहानं साजरा केला जातो. दुसऱ्या अर्थानं 14 जानेवारी हा मकर संक्रांती, त्याबद्दल सुद्धा सरांनी अगदी सविस्तर मार्गदर्शन दिले की सूर्य
धनु राशीतून मकर राशीमध्ये संक्रमण करतो. तिथून पुढे आम्ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं हळूहळू हिवाळ्यातून उन्हाळा सुरू होतो. थंडी संपून आम्ही गरमीच्या वातावरणात प्रवेश करतो. अशा पद्धतीचा हा पर्यावरणीय बदल या काळामध्ये होतो. त्यामुळे दोन्ही योग आहे त्या पद्धतीने हा आम्ही दिवस साजरा करतो. त्याबद्दलच अतिशय राठोड सरांनी पर्यावरणीय बदल, शेतीमधील बदल, त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाल्याचा काळ 1947 चा काळ, त्यावेळीची भौगोलिक परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती, त्याबद्दल तिचं सर्व सखोल असं मार्गदर्शन आम्हाला केलं. बदललेली कुटुंबीय व्यवस्था, बदललेली खाद्य व्यवस्था आणि अन्न, वस्त्र, निवारा यामध्ये झालेला बदल, आज कुठल्या गोष्टीची गरज आहे याबद्दलचं सविस्तर मार्गदर्शन आदरणीय परम आदरणीय राठोड सरांनी या वेबिनारच्या माध्यमातून केलं. खरं म्हणजे ते आमचे सदैव आमचे मार्गदर्शक आहेत. असंच मार्गदर्शन सरांचं आम्हाला मिळावं, आमच्या महाविद्यालयाला मिळावं. त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनातून आम्हाला वाटचाल करण्याची प्रेरणा मिळते आणि मिळावी म्हणून सरांनी या वेबिनारसाठी उद्घाटक म्हणून त्यांनी वेळ दिला, आम्हाला मार्गदर्शन केलं. त्यामुळं अध्यक्ष या नात्यानं सरांचं खूप खूप मी आभार व्यक्त करतो. आणि आपला जास्त वेळ न घेता आयोजक चव्हाण सर, कानवटे मॅडम, अंबादास मुळे सर आणि स्वामी सर आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक वृंद यांचा सगळ्यांचं आभार व्यक्त करून मी अगदी 2 शब्दामध्ये आपलं अध्यक्ष समारोप करतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir. Really, you have talked wonderful about the Geography Day, how it is celebrated in all over the Maharashtra on the date of birth of C.D. Deshpande, sir. Sir has born on 14 January 1912. Since that we are celebrating 14 January as a Geography Day. Now we are moving to the vote of thanks of the first session. I will present the vote of thanks for the today's first session. I am so much thankful to the Department of Geography of Mahatma Phule Mahavidyalaya of Kingaon for organizing this wonderful one-day national webinar on Geography Day. I am thankful to the Honorable Secretary of Sri Chhatrapati Shivaji Shikshan Sanstha Kingaon, Dr. Bodke B.R. sir, for chairing the session. I am also thankful to the today's first session's inaugurator, Dr. Rathod sir, for giving his valuable time and presenting his inaugural speech. I'm thankful to him. Now, I would like to thank to Dr. Kanwate madam for introducing today's inaugurator. I would like to thank to the introductory speech of Dr. Chavan for giving introductory speech to Dr. Chavan sir. I am also thankful to all the participants who have given us an overwhelming response for all over the India. Last but not least, I would like to thanks to all the dear student of my college who are loving to geography subject. Thank you so much. Please don't leave the meeting because we are now going to start the second session. Now I'd like to request to Dr. Chavan sir for chair the second session. For this session, we are having a good personality from Uttar Pradesh, Dr. Kumar sir. Sir is the resource person for this second session. Now, I would like to request to our college student, Kalyani Uma Devi, for introduce today's resource person. Uma Devi. Hello. Yes, you are audible. Speak. Good afternoon, everybody. I am Kalyani Umadevi Nagnath, student of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon. It's my great pleasure to introduce today's resource person, Honorable Dr. Kumar Amit sir. Sir is currently working as an assistant professor at Dayanand
Ayurvedic PG College, Kanpur, Uttar Pradesh in India. Sir has obtained his MA in 2004 and PhD in 2013 from Banaras Hindu University, Varanasi with first class. He has selected for Indian National Scholarship awarded UGC, JRF, SRF in geography. Sir has rights in all areas of geography. His areas of specialization are regional planning and applied geography, aging, and gender geography. Sir has published one book and more than 55 research papers presented in national and international seminars, and he has published 26 papers in professional journals and edited volumes. He has 8 invited lectures delivered and guided 22 dissertations. He has more than 11 years experience of regular service of teaching at UG, PG, and PhD. He has also contributed various administrative services. He is a member of many reputed geographical societies like Aligraha Muslim Geographical Society, Aligraha, India, NAGI in India, NGSI in Varanasi, AGS in Allahabad, DGSI in Pune, and BGSI in Kanpur. I heartily welcome to our resource person and thanks to the authority for giving me a chance to introduce a great personality. Thanks a lot. Thank you so much, Kalyani Uma Devi, for introducing today's resource person. Really, we are blessed with a good personality. Sir is having a good experience of teaching, and sir has also worked in research area. Now, I would like to request Dr. Kumar Amit sir to give us a fruitful lecture. Amit sir. Hello. Yes, Amit sir. Dr. Amit sir. Your voice is not audible, sir. Please, are you using headphones? Hello. Amit sir, you are not audible. हेलो स्वामी सर। Yes, sir. कुछ तो प्रॉब्लम है बोल रहे हैं आवाज का। Yes, sir. There may be some problem. I think he's Okay. not using headphones. I requested him that please use his No? headphone. Yes, sir. Amit sir. Okay. Yes, you are audible, sir. Yes. Okay, thank you. Okay, welcome. You are heartily welcome, sir. Okay. Thank you, all of you, and for inviting me in this webinar. And my friend Dr. Chauhan sir, principal of college, and Prabhakar Swami sir, and associated everyone to this webinar. And I welcome and I'll welcome all of you. And I am very thankful to all of you also. So now I am going to deliver my lecture. There is some actually technical problems. My voice is not able now, so I am connected through mobile now. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So I am going to present my lecture. Actually, Chauhan sir has requested me to deliver lecture about to UG undergraduate students about the basics of geography and what is the scope, meaning, etc. So
today I am going to deliver my lecture on geography as a subject, nature of geography, and others. And तो अगर हम ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करते हैं, भूगोल विषय के बारे में बात करते हैं, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो बहुत एक कह सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो है एक। और भूगोल शब्द का जो सबसे पहला जो यूज था, यो कह सकते हैं कि यूनानी स्कॉलर एराटोस्थेनीज ने के द्वारा किया गया इन 3री शताब्दी में। जैसे कि एक बिल्कुल बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो यूजी स्टूडेंट्स हमारे हैं उनसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से कनेक्ट हो सकूं, और हमारे स्टूडेंट्स एक हमसे भी ठीक से कनेक्ट हो सके। तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पे ही बात करने जा रहा हूं मैं। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है, एक जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब। तो भूगोल का जो एक कह सकते हैं कि जो शाब्दिक अर्थ है इस समय है, वो है क्या, भूगोल पृथ्वी के धरातली सतहों का जो एक अर्थ सरफेस है उनका वर्णन करना, उनका एक कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना। तो इसमें एक चीज ये कह सकते हैं कि कैसे, मतलब कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय जो है नेचुरल जो एक्टिविटीज हैं उनका कैसे एक ओरिजिन कैसे होता है, कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से कैसे इंटर रिलेटेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे पूरे लेक्चर सीरीज में जो है ये। तो जो भूगोल का जो एक स्टडी मेथड है, जो मेथड है वो क्या है, चेंजेबल, शुरू से परिवर्तन होते रहा है, एक बिल्कुल एक कह सकते हैं कांस्टेंट नहीं रहा है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में हमेशा चेंज होते रहा है इसमें। और जो कह सकते हैं कि जो इनिशियल जो स्कॉलर्स रहे हैं, इनिशियल जो स्कॉलर्स हैं वो क्या है, बाद में जो एक एनालिटिकल है या स्टैटिस्टिकल है, उसके रूप में भी भूगोल का डेवलपमेंट हुआ, भूगोल विषय का विकास हुआ उस रूप में भी। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में ना सिर्फ डिस्क्राइब करता है, सिर्फ वर्णन नहीं करता है, बल्कि एनालिसिस के रूप में वो क्या करता है, एक कह सकते हैं कि भविष्यवाणी भी करता है उसके बारे में, सारी चीजों को एक कह सकते हैं। तो हम इसके एक रोचकता के बारे में जो भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक तो सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो हमें बात उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पृथ्वी की सतह पर जो लगातार जो चेंजेज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस जो चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या क्या है कि जो एक जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उसमें धीरे धीरे चेंज हो रहे, परिवर्तन हो रहे हैं इन सभी चीजों में। जब और उसके जो एक अनदर एस्पेक्ट अगर लेते हैं, एक कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं, जो सांस्कृतिक तत्व है जो है, तो उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि रोड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उसमें भी बिल्कुल मतलब रैपिडली चेंजेज हो रहे हैं। जैसे कि हम एक बिल्कुल कॉमन बात जैसे करते हैं कि अगर हम कहीं पे एक जर्नी जाते, कहीं पे यात्रा करते हैं, कहीं किसी पे एक प्लेस से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं, यात्रा अगर करें, तो हम फील करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि जो नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं, जो हमारे आसपास के जो हाउसेज हैं, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से लगातार क्या होता है कि वो जैसे लगता है कि चल रहे हैं। ठीक है, ये हम सभी फील करते हैं कि परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है, वो किसके फलस्वरूप हो रहा है ये। तो वो जो हमारी जो फीलिंग है उसके आधार पर क्या है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक जो हम एक महसूस करते हैं सब चीजों का, उसका प्रयोग करते हैं। और यह सब पर्यावरण जो हमारा जो एक सराउंडिंग्स है, जिसमें हम रहते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, वो लगातार एक कह सकते हैं कि इंटरेक्शंस, जो अंतर क्रियाएं हैं, एक पक्ष जो विभिन्न क्षेत्रीय जो कह सकते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन के उसके जो हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से जो सोशल हैं, कल्चरल हैं, इकोनॉमिक हैं, डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं, या कह सकते हैं कि फिजिकल जो लैंडफॉर्म्स हैं, उनको कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, और जो एक ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, मानव हस्तक्षेप जो हो रहा है, उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो नए जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो न्यू स्थल रूप है, उनका निर्माण हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं कि
मानव का जो एक फॉरेस्ट है या बैरन लैंड्स हैं, वो उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, वो ह्यूमन सेटलमेंट के रूप में कर रहा है। बहुत जगह हम देखते हैं कि जो एक फॉरेस्ट का जो कटिंग हो रहा है या बैरन लैंड है, उनका हम जनरली हम चूंकि एग्रीकल्चरल यूज नहीं कर सकते, उनका हम उस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एज ए ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे मानव की बस्तियां बस्ती चली जा रही। ये तो हुआ पहला बात। दूसरी बात पर अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे उसमें ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी विषय सब्जेक्ट है उसमें क्या है, उसको कहते हैं कि मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला। मीन्स क्या है कि मैप का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और जो एक आर्ट है, जो स्टडी का आर्ट है। मैप जो है मानचित्र भूगोल विषय का बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब एक पार्ट रहा है उसमें। तो ये क्या है कि उसको हम बिल्कुल जो एक पृथ्वी के धरातल का सही और किस तरह से बिल्कुल अच्छा उसका एक पिक्चराइजेशन कैसे कर सकते हैं, हम इसका भी अध्ययन हमें इसमें होता है। और ये भी हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम है, तो बिल्कुल मतलब टुडे सिनेरियो क्या कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि जो भी मैप मानचित्र जो भी बनाते हैं, जो मैप को एक क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं चाहे वो GIS और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आज के काम मानचित्रों की बड़ी एक डिमांड है इस समय, ठीक है। और जो आजकल के आजकल पृथ्वी के जो बेहतर ढंग से समझने के लिए, क्योंकि हमारा जो अर्थ सरफेस है बिल्कुल एक वेराइटीज है, नंबर ऑफ वेराइटीज इन आवर अर्थ सरफेस। तो उस वेराइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उस वेराइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें एक मैप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो उसमें ज्योग्राफर की या इंजीनियर्स की जो एक भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या कह सकते हैं कि जो प्लानर्स हो, या कह सकते हैं कि जो सोशल जो भी एक साइंटिस्ट हो, तो उसमें उनकी भूमिका बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है एज ए ज्योग्राफर। आगे भी हम ये भी बात कर सकते हैं कि भूगोल न केवल सिर्फ इस बात का खोज करता है या कि पृथ्वी पर कहाँ क्या है क्या, हेलो, बल्कि यह भी देखता है कि किस तरह से चीजें वहां पे बिल्कुल विस्तार लिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम जो भी हम कह रहे संक्षेप में हम ये देख सकते हैं कि भूगोल क्या, ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी साइंस ऑफ प्लेसेज। भूगोल जो है स्थान का विज्ञान है, साइंस का प्लेस है। साइंस जो प्लेसेज का जो भी स्टडी है, जैसे हम जो भी अध्ययन करते हैं टाइम स्पेस प्लेस के रेफरेंस में करते हैं, तो ये स्थान का विज्ञान है। और मानचित्र भूगोल विद्या का क्या है, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसका बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें बहुत सारे कह सकते हैं संकल्पनाएं हैं कि भूगोल तो हमें उस बारे में जब भी अध्ययन करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, तो ये सब सारी चीजें उसमें इस चीज से संबंधित हो जाती हैं। जैसे कि जो बहुत एक फेमस डिफिनेशन जो एक कह सकते हैं कि रिचर्ड हार्टसोन का सबसे जो एक बेहतर जो उसका परिभाषा है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे कि हमें बिल्कुल उसके परिभाषा से ही, उसके डिफिनीशन से हमें समझ में आ रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें निहित हैं, क्या क्या चीजें इसमें पाई जा रही हैं। क्योंकि बिल्कुल रेशनली हम जो भी स्टडी रेशनली और बिल्कुल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट रूप में अध्ययन करते हैं। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं, आगे जो हम चर्चा कर, जैसे कि ज्योग्राफी क्या है, किस तरह से है कि ज्योग्राफी इज सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, हिज एक्टिविटीज एंड हिज इन्वायरमेंट। मैक्सिमम चीज हम डिफिनेशन से बहुत से एक ज्योग्राफी कह सकते हैं कि इसलिए कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एंड इट्स रिलेवेंस कट्स अक्रॉस मेनी अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड हिस्ट्री। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात करिए,
आप उसमें देखेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, हर जगह इंक्लूड, उसमें संबंधित चीजें हर जगह उसमें मिल रही पाई जा रही हैं। अगर हम आगे थोड़ा सा और चीजें देखते हैं, अगर हम आगे और देखते हैं तो इसमें क्या है, इट इज कंसर्न विद द क्या, कंसर्न विद द साइट, शेप, दैट्स एक्स्ट्रा, ये सब चीजें इसमें पाई जा रही हैं। तो चूंकि हमें एक जो भी हमारी जिज्ञासा है, साइज, शेप, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड अदर ह्यूमनली बॉडीज, लैंड मास, बॉडीज, climate, vegetation and events in different places of the world, and it also deals with the spatial distribution of animals resources, natural resources and also human activities. तो हम अगर इसको बिल्कुल हम डीपली अगर स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, जो एक कह सकते हैं कि सब कुछ एक मिला जुला रूप है। जो भी हम कॉन्सेप्ट का जो अध्ययन करते हैं कि नेचर का है, जैसे अब जो भी हम लोग पढ़ रहे होंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी के जो दो पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कॉन्सेप्ट जो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी ह्यूमन बिहेवियर और नेचर को ध्यान में रखे गए हैं, के बारे में बताए गए हैं। तो ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट बिल्कुल एक कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम कैसे इस चीज को एक दूसरे को कैसे हम बताएं, कैसे उस चीज कन्वे करें कि हम इसके बहुत सारे ब्रांचेज में हैं। क्योंकि चमन सर ने मुझसे कहा था कि आप थोड़ा सा एक बच्चों में जिज्ञासा हो चीज सब्जेक्ट्स के बारे में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जब तक हम उसका इम्पोर्टेंस, किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम उस चीज को हम अध्ययन नहीं कर सकते, हमें एक कह सकते प्लेजर नहीं मिलेगा उस चीज को। तो जब भी कोई, तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का एक मतलब एक सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन, कंबाइन है सभी चीजों में। तो हमें उसके आधार पर अध्ययन करना है। और जैसे कि हम अगर डेवलपमेंट देखें, ज्योग्राफी का डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे उसका विकास हुआ, कि मतलब एंशिएंट पीरियड में क्या था, एक कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या चीज इसमें थी, या मॉडर्न पीरियड में क्या उसका किस तरह से एक चीजें शामिल हुई, या प्रेजेंट टाइम में कैसे चीजें बिल्कुल चेंज होती चली जा रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन, जैसे अरब कंट्रीब्यूशन है, एक कह सकते हैं कि रशियन कंट्रीब्यूशन, जर्मन कंट्रीब्यूशन, फ्रेंच कंट्रीब्यूशन, इन जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर्स, तो इसमें बहुत अमेरिकन ज्योग्राफर्स, मैक्सिमम का एक जो भी एक ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन, एक योगदान भूगोल विषय में इनका योगदान रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, बिल्कुल एक कह सकते जो इसमें कैसे, तो हमें उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर देखते हैं, तो उस हिसाब से हम ये चीज पाते हैं कि द्वितीय विश्व जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, भूगोल विषय का जो विकास हुआ, वो बहुत ही तेजी से हुआ, बहुत तेजी से स्थितियां बदली। और अमेरिकन एंड यूरोपियन ज्योग्राफर्स का इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, योगदान रहा इसमें, जो कि हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, जो एक अगर कभी भी डिफाइन करना ज्योग्राफी का, तो हार्टफोन का डिफिनेशन बेस्ट है। तो उसमें क्या है, उन्होंने परिभाषित किया, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में बात की, एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात की, एंड बहुत सारे। और भूगोल का अगर क्षेत्र है, भूगोल के क्षेत्र के बारे में अगर बात कर लें, तो अगर आप बहुत जगह देखेंगे कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी एज ए आर्ट्स भी मानते हैं, फैकल्टी की अगर बात करते हैं तो आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर जगह एक मिक्सचर है, ये ऐसा पार्ट है, एक कह सकते एक न्यूमरस, इसमें बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कह सकते जब भी भूगोल विषय का एक जो भी सब्जेक्ट मैटर तैयार हुआ, भूगोल विषय में तैयार हुआ, तो इसमें बहुत एक कह सकते हैं कि मिक्सचर एक सारी चीजों को बना। और भूगोल विषय आज जो है साइंस का पोजीशन प्राप्त मिल गया, भूगोल विषय एक विज्ञान का दर्जा मिल गया है। आर्ट, साइंस, सोशल सारी चीज जो पृथ्वी तल पे, जो अर्थ सरफेस पे जो उपस्थित, जो डिफरेंट कह सकते हैं कि नेचुरल एंड कल्चरल जो डाइवर्सिटीज है, उनके बारे में व्याख्या करता है, उनके बारे में बताता है। एक ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ एज ए होल एंड इट इज इंटररिलेटेड टू एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल स्टडी।
उनके बारे में एक अध्ययन है जो एक कह सकते हैं कि जो स्पेशल जिसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो है कह सकते हैं कि जो पास्ट में क्या चीज हुआ, फ्यूचर में क्या चीज होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो भूगोल विषय का जो क्षेत्र है वो कैसे है, उसमें कह सकते हैं कि जो एक मिलिट्री साइंस है, एक कह सकते हैं कि एक इन्वायरमेंटल स्टडी है, या एक आपदा प्रबंधन है, सारी चीजें हुई, एक वाटर रिसोर्स है, मैक्सिमम चीजों का इसमें एक समन्वय होता रहा है। क्लाइमेटोलॉजी, प्लानिंग, आप जो भी कुछ भी कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आप एज ए ज्योग्राफर उसमें इंक्लूडेड है, उसमें शामिल है। एक भूगोलवेत्ता हर जगह उसका एक रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी जगह वो एक उनका एक भूमिका उनकी होती है। भूगोलवेत्ता क्या है कि डेली लाइफ अगर बात करें, दैनिक जीवन में भी अगर बात करते हैं तो जो विभिन्न घटनाएं जैसे कि क्या है, टूरिज्म, ठीक है, एक स्पेशियल चेंजेस हैं, या हेल्थ रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं, उसमें भी एक भूगोलवेत्ता की भूमिका एक अहम हो जाती है। जैसे आप टूडेज पीरियड की बात करें, आज के समय की अगर बात करते हैं कि हम क्या है कि हम बिल्कुल पिछले 3 बार से क्या कोरोना का टाइम देख रहे हैं, कोविड का टाइम, हम सभी परेशान हैं। महाराष्ट्र तो में भी शायद सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा है। तो अगर हम कोविड की भी अगर बात करें तो उसमें एज ए ज्योग्राफर एक भूगोलवेत्ता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ज्योग्राफर से क्योंकि हम क्या बात करते हैं, हम जो चर्चा करते हैं, हम जो डिस्कशन करते हैं, हम रेफरेंस करते हैं कि टाइम स्पेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हम उस प्लेस के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं, ठीक ढंग से चर्चा कर सकते हैं कि इस प्लेस में क्या स्थिति है, इस प्लेस की क्या सिचुएशन है, इसका टाइम। तो उसमें जो एक कह सकते हैं जो कालिक परिवर्तन, जो समय के साथ जो परिवर्तन है, जो स्थानिक परिवर्तन है, हम उसके आधार पे हम जो आइडिया प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बेस पे हम एक अच्छी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, अच्छी चीजें बता सकते हैं, किस तरह से चीजें इसमें शामिल की जाए। तो आपकी भूमिका तो एज ए ज्योग्राफर हर जगह है, हम ज्योग्राफर हर जगह शामिल वहां पे। अब जैसे भूगोल का जो भी स्टडी का मेथड है, उसमें जैसे एक सिस्टमेटिक मेथड है उसमें जो है, और कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध उपागम है, और उसमें कह सकते हैं कि जो एक रीजनल एस्पेक्ट है, रीजनल अप्रोचेज है, सारे अप्रोचेज लेके हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे आगे के प्रादेशिक अध्ययन है, प्रादेशिक विश्लेषण है, प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक नियोजन, सारी चीजें इसमें आप अपनी इसमें एज ए ज्योग्राफर उसकी भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है, सारी चीजों को देख सकते हैं। थोड़ा सा हम चूंकि हम एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जगाने वाली बात है कि हमें किसी विषय में कितना हम अच्छा आनंद लग रहा है, तो बस ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ इसमें कि किस तरह से चेंजेस, क्या अर्थव्यवस्था में कैसे चेंजेस हुए हैं। क्योंकि अगर हमें इन रेफरेंस टू, इन कॉन्टेक्स्ट टू अगर इंडिया अगर हम बात करते हैं तो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, खास करके इन कुछ वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। तो उस परिवर्तन के लिए पहले जैसे मान लीजिए कि जो भी कह सकते हैं फूड ग्रेन्स से लेकर कई जो भी हमारे यूटिलाइज जो वस्तुएं थी, उनका कैसे आयात किया जाता था, किस तरह से चीजें होती थी, किसका किस तरह से किस पे कितना प्रभाव कितना पड़ जाना रहा है। तो हम सारी बातों का अध्ययन इसमें करते, सारी चीजों का अध्ययन इसमें शामिल है, सभी का अध्ययन इसमें हम कर सकते हैं। कोई भी चीज उठाकर इसमें एक हम अपनी बात रख सकते हैं और बता सकते हैं। आगे जैसे हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक इसका कितना इंटररिलेशनशिप कैसे है, कैसे इसकी डिसिप्लिन कैसे चेंजेज हुई हैं, किस तरह से चीजें परिवर्तित हुई हैं, तो हम उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो है जैसे अभी अभी एक और बात मैं करना चाह रहा था, जो एक भौगोलिक सूचना तंत्र है, जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो एक जीआईएस रिमोट सेंसिंग है, बिल्कुल जो एक कह सकते हैं कि इस समय की एक आवश्यकता है। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, जो जीआईएस जो एक कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इस समय वो पृथ्वी के विषय में जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल वो एक भंडार की तरह है, जो कंप्यूटर द्वारा जो भी कर सकते हैं, उसके द्वारा पुनः कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जीआईएस रिमोट सेंसिंग का अगर विशेषज्ञ है तो वो अन्य विषयों के साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान कर सकते हैं, या जो डेटा का जो कलेक्शन है उसके थ्रू किस तरह से हम उसको एक डिस्क्राइब कर सकते हैं,
तो सारी चीजों का इसमें उस GIS और रिमोट सेंसिंग टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। तो GIS क्या है? GIS और रिमोट सेंसिंग एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो आज जो एक कह सकते हैं जो ज्योग्राफर्स का जो एक कम्युनिटी है, जो उनका एक समुदाय, वो क्या है कि मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो पर्यावरण पर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो उसके प्रोसेस पे जो इम्पैक्ट जो हो रहा है, उसमें क्या है GIS रिमोट सेंसिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे उससे हम ये भी कर सकते हैं कि बार बार जो भी कोई भी अगर एरिया, जैसे मान लीजिए फ्लड अगर बार बार वहां पे आ रहा है, किसी भी एरिया में बार बार फ्लड आ रहा है, किस तरह की चीजें हो, तो वो फ्लड का अगर फ्लड प्रोन एरिया है तो उसमें क्या होगा, किस विशेष के माध्यम से किस क्षेत्र में स्थापित या विकसित होने में क्या परिवर्तन होंगे, हम सारी चीजों का पता इस तरह से लगा सकते हैं। हेलो चमन सर, हेलो 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 चमन सर, हेलो चमन हेलो सर। सर, यस सर, यू हाँ आर ऑडिबल, ये यस सर, बोलिए सर। अभी टाइम है मेरे पास अभी और? हाँ है सर, बात करो, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, जस्ट। हाँ सर, हाँ सर। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो आज का जो एक आज इस रेफरेंस में अगर बात करेंगे, थोड़ा सा हम और बच्चों से थोड़ा कनेक्ट अगर हम बात करें, अगर हम चूंकि यूजी के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमें बिल्कुल बताने की जरूरत है कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड हो, कैसे उससे जुड़े, कैसे अपनी बात रखें, कैसे उसको शामिल हो। तो आप उनको हमें एक जानकारी उन्हें देनी होगी कि ज्योग्राफी कोई एक बिल्कुल, आप कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करिए, किसी विषय के बारे में बात करिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, प्लानिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कुछ भी उठा के देखिए कि तो, लेकिन हमारा क्या है कि हम हर जगह हमारा वहां पे कर सकते, इंटरफेरेंस वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हमारा वहां पे कंट्रीब्यूशन है। हम ये बातें बता सकते हैं उनको कि हम जो ज्योग्राफी विषय का जो एक इंटरेस्टिंग हम उनके लिए हम बना सकते हैं। जो भी जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, बात करें तो हम उनको इस तरह से हम बता सकते हैं, वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो। कैसे क्या, ऐसे कौन से पार्ट हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं कि जो ज्योग्राफी से इंटरलेटेड है, किस विषय के, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, फिजिक्स का कैसे क्या है। जैसे अगर हम फिजिक्स की अगर केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, विदरिंग एंड निरोजन पढ़ रहे होंगे, अपक्षय और अपवर्तन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अपक्षय कैसे हो रहा है, विदरिंग कैसे हो रही है, विदरिंग का जो मेन पार्ट है, जो कह सकते हैं कि जो एक केमिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल, तो केमिकल विदरिंग के बारे में किस तरह से वहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, केमिस्ट्री का भी अध्ययन कर रहे हैं हम उसमें। इवन हम हिस्ट्री के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिकल थॉट, आप यूजी के स्टूडेंट, आप सभी लोग इसमें जुड़े होंगे, तो आप जब आगे अध्ययन करेंगे तो एक बिल्कुल भौगोलिक चिंतन का इतिहास हो जाएगा आपके सामने। तो उस भौगोलिक चिंतन का इतिहास में क्या है कि जो थॉट, जो ज्योग्राफी का जो चिंतन रहा है, ज्योग्राफी के बारे में जो स्टडी रही है, वो पहले क्या रही है, बाद में क्या है। तो हम हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का बिल्कुल एक अलग से ही एक आपके पास पेपर ही आ जाएगा। जब आगे फर्दर आप स्टडी करेंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो हम बस इससे हम ये बस बताना चाह रहे थे कि आप कुछ भी बात, जो भी ब्रांचेज, आप चूंकि हमारे पास कुछ स्लाइड थी, पीपीटी बनाया था, लेकिन चूंकि लैपटॉप में थोड़ा सा मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्लाइड के माध्यम से हमने यही बताया था इसमें कि जो एक कह सकते हैं कि जो ब्रांचेज आप जो ज्योग्राफी रही, फिजिकल एंड प्रिंसिपल फिलॉसफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ह्यूमन, तो सारी चीजें बिल्कुल एसोसिएटेड है, एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो फिजिकल में जैसे चीजें, फिजिकल में क्या जैसे बात कर सकते, फिजिकल में जैसे क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जेमोफोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सब चीजें क्या है, ये बिल्कुल जब आप फर्दर स्टडी करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट अभी आप हैं, जब आप पीजी करते, जैसे आप पीजी में एडमिशन लेंगे, आपका जो एक सिमटा हुआ दायरा है, वो दायरा बिल्कुल आपका एक एक्सपोजर ले लेगा, एक बिल्कुल एक बृहत हो जाएगा, बड़ा एक दायरा हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आप जैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी में आए, क्योंकि मेरे यहाँ जो यूजी का सिलेबस है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाद में बिल्कुल ये
एक एक जो पॉइंट है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारे जो सब टॉपिक्स, ये टॉपिक्स क्या है, बाद में जाके आपके जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ओशिनोग्राफी, ये सब बिल्कुल इसके बड़े ब्रांचेज हो जाएंगे। वैसे ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करिए तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी चीजें क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे चेंजेस कैसे हो जाएंगे उस पे, जैसे सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रूरल, मतलब कहने का सेंस बस मैं इससे ये मतलब मैं एक तरह से हमारा एक पॉइंट हम बताना चाह रहे थे कि बिल्कुल सब चीज एसोसिएटेड एक दूसरे से है ये। तो आपका बिल्कुल उसमें एक कर सकते हैं कि आप एक आगे बिल्कुल जैसे जैसे इसका स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो ज्योग्राफी से अछूता रहा हो, जो बिल्कुल इससे छूटा रहा हो। इवन आप उर्दू विषय की बात, उर्दू सब्जेक्ट जो है, उर्दू सब्जेक्ट हो सकता है बहुत लोग नहीं, लेकिन उर्दू का जो अरब कंट्रीब्यूशन आप हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे या मानव भूगोल में जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें जो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का है उसमें अरब का भी कंट्रीब्यूशन है, अरबी का है। तो कहने का सेंस है कि जो भी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, एक दूसरे से एक जुड़ा हुआ है। भूगोल वेत्ता का एज ए ज्योग्राफर हमारा कंट्रीब्यूशन हर जगह उसमें पाया जा रहा है, हर जगह हमारा कंट्रीब्यूशन। तो हमें उस चीज का हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में हमें देखना है कैसे कैसे उसकी ब्रांचेस कैसे कैसे, जैसे एक ब्रांचेस, जैसे इसमें रीजनल अप्रोच अगर बात करें, जो अगर सिस्टमेटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, अगर रीजनल अप्रोच के बारे में अगर बात करते हैं तो रीजनल स्टडीज, एरिया का स्टडीज किस तरह से हो रहा है, रीजनल डेवलपमेंट, जो प्रादेशिक विकास हो रहा है, किसी चीज का क्षेत्रीय विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इस समय कि जो भी कोविड के केसेज जो बढ़ रहे हैं, किस एरिया में कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं, कोरोना उस तरह से चीजें हो रही है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, किस तरह से चीजें वो बदल रही, चेंज हो रही हैं। मैक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज, मैक्रो रीजनल स्टडीज, तो इन सब चीजों को हमें देख के एक तरह से कह सकते हैं कि उनका बिल्कुल हम बेहतर ढंग से उनका अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे रीजनल प्लानिंग है, रीजनल एनालिसिस है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जैसे टाउन एंड कंट्री रूरल प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, मेसो रीजनल स्टडीज है, मैक्रो रीजनल, मतलब मल्टीपल डायमेंशन यू कैन ऐड इन एज ए ज्योग्राफर। आप कभी भी जाएंगे रीजनल डेवलपमेंट की बारे में बात करें, प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करें, तो आप एज ए ज्योग्राफर्स आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक कर सकते हैं अब। और अगर स्कोप की अगर बात करें, स्कोप मीन्स क्या है कि एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के क्या स्कोप किस तरह से इसमें है, जैसे कि जो ब्रांचेज बाद में जो चेंज बदलती हैं, जैसे मान लीजिए उसमें आप जो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग हो गया, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, या उसमें कर सकते हैं अप्लाइड ज्योग्राफी एंड रीजनल प्लानिंग हो गया। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये स्टूडेंट की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कोर्स कर लीजिए जीआईएस रिमोट सेंसिंग का, अगर आप अच्छे से अगर सीख ले रहे हैं, कुछ कोर्स कर ले रहे हैं, कहीं 5 महीने का कोर्स है, कहीं 6 महीने का कोर्स है, साल, तो उस कोर्स को करने के बाद आपके जो भी एक कर सकते हैं कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हाँ मैं बिल्कुल मेरे पास कुछ है नहीं काम करने को। तो एज ए जीआईएस रिमोट सेंसिंग अगर आप सीखते हैं, या इवन आप एक एज ए डेमोग्राफर पॉपुलेशन का अगर आप कहीं कोर्स कर लेते हैं, जैसे कि IIPS मुंबई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वो, अगर वहां से अगर कोई स्टडी कर लेते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं, तो बहुत सारे मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसमें जिसमें आप कर सकते हैं काम। तो एज ए डेमोग्राफर भी भूमिका आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। रीजनल प्लानिंग की अगर बात करें तो कर सकते हैं जो सेफ्ट अहमदाबाद, इवन दिल्ली में इंस्टीट्यूट, तो ऐसे जो ज्योग्राफी का जो मेन ब्रांचेज है, आप भूगोल विषय का अध्ययन करने के बाद आप फ्री नहीं बैठेंगे। मेरे बस एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एज ए चूंकि आप सभी यूजी के स्टूडेंट हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पीजी के, तो एज ए जो भी पीजी के स्टूडेंट अगर हैं, तो एक कह सकते हैं इसके जो इसके ब्रांचेज हैं, जो इसके सब ब्रांचेज हैं, अगर उस किसी भी ब्रांच में अगर कोई आप कोर्स कर लेते हैं, अगर आप चलिए बीए कर लिए, एमए कर लिए, फर्दर पीएचडी कर लिए, नेट जेआरएफ कर लिए, तो चलिए आपका रास्ता तो खैर जो भी हो तो है ही, लेकिन आप जो है बिल्कुल जैसे आप अगर शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लेते हैं, महीने भर का अगर जीआरएफ का कोर्स आप कर लीजिए,
तो आपके लिए बिल्कुल एक कह सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। डेमोग्राफिक आप कोर्स कर लीजिए IIPS मुंबई से, बिल्कुल आपके महाराष्ट्र मुंबई में पास में है, तो आपके लिए बिल्कुल एक कर सकते हैं बिल्कुल जो गेट जो ओपन हो जाना होता है वो गेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो भूगोल विषय एक ज्योग्राफी जो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको लेके कभी भी मतलब ये परेशान नहीं हो कि वो मैंने गलती कर दी, वो उससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप उसको देखेंगे बात करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते बिल्कुल एक खुलते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल एक बेहतर समझ पैदा होगी और बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक आप एक अच्छे जोग्राफर मतलब एक बनेंगे, अच्छे जोग्राफर उस आपकी भूमिका बनेंगी, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो है ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करेंगे उसका जो स्कोप के बारे में, उसके जो स्टडी के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, तो बहुत समय कम पड़ जाएगा ये, क्योंकि आप ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि जो बिल्कुल कह सकते हैं कि अनयूज्ड पार्ट है, उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। इवन चाहे आप थ्योरेटिकल पोर्शन ले लें चाहे प्रैक्टिकल पोर्शन ले लें, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल पोर्शन जैसे आप सर्वेइंग के बारे में आप बात करिए, आप अगर सर्वे करने जाते बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, प्रीवियस में प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग है, या क्लाइनोमीटर है, सेक्सटेंट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके आज के समय में अगर आप इसकी अगर जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं एक बहुमूल्य चीजें हैं ये। तो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। आप क्योंकि हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से इतर थोड़ा सा बात हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना चाहते हैं अपने लेवल पे, हम थोड़ा उनसे इंटरेक्ट भी करना जुड़ना चाह रहे थे। तो हम इतना कह के अपनी बात यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं और पूरे कॉलेज को बिल्कुल मैं अब मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स प्रिंसिपल सर, चौहान सर, प्रभाकर सर एंड और बहुत नाम चूंकि मैं नहीं जानता हूँ, दर्शना कनवाटे मैडम दिख रही है यहाँ पे, तो सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ कुछ बोलने की, स्टूडेंट के बारे में बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी लोग। I'm very much thankful to Dr. Kumar Amit sir. Really, it was a very wonderful session that you have given a lot of information to the new student of our college, also to all the participants, those who have joined this webinar from all over India. In your speech, you have talked about, you have opened the various gates to the new students. They can do other courses, those are related to geography subject, and they will get an opportunity, they will get a job with this subject. Also, you have talked about the branches of geography. Geology is there, geography is there, those branches which are coming under the earth science subject, because geography is the subject of science, commerce, and arts. It means in all the streams this subject has been taught in all over the India. This is a really very good subject. Students should do their career in this subject. How to be a geographer, you have talked with our student that how can they will be the geographer in the coming days. Also, you have talked about the study of geography as a subject of giving you more opportunities to be to in the modern India to get a job. Also, you have talked about what are the benefits of the geography subjects. Really, this was a very wonderful session, and I'm so much thankful to you, sir, for giving us a very good lecture. Now, I would like to request to Chavan sir for the presenting his chairperson talk, presidential talk. I request to Chavan sir. हॅलो चव्हाण सर, अध्यक्ष समारोप करा सर याचा. बोला तसं ऐकायला येते. हॅलो. यस सर, यस सर, यस सर, आता है सर आवाज? यस सर, यस सर. आज हमारे महाविद्यालय में 14 जनवरी 2022 महाविद्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की ओर से ज्योग्राफी डे मनाया जाता है. इसी कार्यक्रम में
माननीय कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय डॉक्टर HB राठोड सर जी, जर दुसरा डिव्हाइस जवळ असेल तर तो दूर ठेवा सर. व्हॉइस विसेल येते सर. दुसरा डिव्हाइस दूर हमारे ठेवा. हॅलो हॅलो मॅडम, कानोट मॅडम, तुमचा आवाज हमारी महाविद्यालय की सचिव आदरणीय डॉक्टर BR बोडके सर, चव्हाण सर, अनम्यूट युअर सेल्फ. युअर व्हॉइस, युअर माइक इज म्यूट. अनम्यूट करा सर. अनम्यूट. ओके सर. हाँ अभी Yes sir, yes sir. Hello? No, it is okay. Okay sir, okay. ओके. और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर BR बोडके सर प्रथम सत्र के चेयरपर्सन उपस्थित रहे. इन्हीं का मैं डिपार्टमेंट की ओर से और महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं. और इस कार्यक्रम को मार्गदर्शक डॉक्टर कुमार अमित जी यह उपस्थित रहकर हमारे छात्र और हमारे सभी लोगों को भूगोल विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया. और इसी का मैं तहे दिल से आभारी हूं. और हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर दर्शना मैडम और अम्मादास मुड़े सर कम समय में जो ये ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन में ICT में जो हमारे को साथ दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रभाकर स्वामी सर और सभी मेरे साथीगण और भूगोल प्रेमी, इन्हीं का मैं शतशः नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं. और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोग्राम में उपस्थित रहे, इन्हीं का भी स्वागत करना चाहता हूं. और अगला कार्यक्रम मैं प्रभाकर स्वामी सर से सौंपता हूं. Thank you so much sir for your presidential address. That all the students from our college they have joined this webinar. Now I would like to request to Dr. Darshana Kanote ma'am to deliver vote of thanks for the overall program. Dr. Kanote ma'am. धन्यवाद सर. आज दिनांक 15 जानेवारी 2022 महात्मा फुले महाविद्यालय किनगाव येथील भूगोल विभागाच्या वतीनं भूगोल दिनाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेला जो एकदिवसीय वेबिनार आहे, या वेबिनारचं शेवटचं जे सत्र आहे ते मी इथं संपन्न करत आहे. या एकदिवसीय चर्चासत्रासाठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर HB राठोड सर यांचे खरं तर मी भूगोल विभाग आणि महाविद्यालयाच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करते. कारण सरांना आज म्हणजे एवढं काम होतं, पण तरी सुद्धा सरांनी आपला अमूल्य असा वेळ या कार्यक्रमासाठी दिला. त्याबद्दल मी सर्वच महाविद्यालयाच्या आणि विभागाच्या वतीने त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्यानंतर पहिल्या सत्रासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमच्या संस्थेचे सचिव आदरणीय डॉक्टर BR बोडके सरांचे सुद्धा मी विभागाच्या वतीने आभार मानते. सरांनी कमी कालावधीमध्ये आम्ही हा जो कार्यक्रम डिझाईन केला होता त्याच्यासाठी आम्हाला शुभेच्छा तर दिल्याच, पण त्याचबरोबर प्रोत्साहन सुद्धा दिलं आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्यानंतर जे आपलं दुसरं सत्र झालं, त्या दुसऱ्या सत्रासाठी
आम्हाला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले डॉक्टर कुमार अमित सरांनी इथं मार्गदर्शनासाठी जो विषय निवडला होता, नेचर ऑफ जिओग्राफी ऍज अ सब्जेक्ट अँड इट्स इम्पॉर्टन्स नावाचा, या विषयाच्या संदर्भामध्ये त्यांनी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि भूगोल प्रेमी यांच्यासाठी जे सखोल स्वरूपाचं मार्गदर्शन केलं, त्या मार्गदर्शनाबद्दल मी महाविद्यालय आणि विभागाच्या वतीने त्यांची सुद्धा ऋण व्यक्त करते. त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन उपस्थिती लावलेले सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी, भूगोलप्रेमी या सर्वांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमच्या महाविद्यालयातील IQAC चे कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक डॉक्टर स्वामी सर यांनी अल्प कालावधीमध्ये हा कार्यक्रम पूर्ण डिझाईन केला आणि त्या कार्यक्रमाला जे तंत्रसहाय्य लागतं ते खूप चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिलं. म्हणून भूगोल विभागाच्या वतीनं खरं तर त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते. त्यानंतर इथं या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य म्हणून कार्यरत असलेले आमचे भूगोल विभाग प्रमुख चव्हाण सर, त्यानंतर मुळे सर यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जे काही म्हणजे प्रयत्न केले, त्यानंतर जे काही म्हणजे योगदान दिलं त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. त्यानंतर इथं उमा कल्याणी नावाची आमची जी विद्यार्थिनी आहे, या विद्यार्थिनीने सुद्धा आपला सहभाग नोंदवला, त्याबद्दल तिचेही आभार व्यक्त करते. महाविद्यालयामधील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सुद्धा आमचा हा वेबिनार यशस्वी होण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहन दिलं, सर्वतोपरी सहकार्य केलं, म्हणून त्या सर्वांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते. आणि हा राष्ट्रीय चर्चासत्राचा एक दिवसीय प्रोग्राम या ठिकाणी एक मिनिट यशस्वीपणे बोला. यशस्वीपणे संपन्न झाला, त्याची सांगता झाली असं मी इथं यानंतर राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची सांगता होईल. तरी मी सर्व प्राध्यापकांना विनंती करतो की त्यांनी राष्ट्रगीत म्हणायचं आहे सर्वांनीच. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब कुंद गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष गाहे तव जय गाथा, जनगण मन एक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. धन्यवाद. मी आपल्या सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे. I am very much thankful to all the participants, inaugurator, second session's resource person, chairperson of the first session, chairperson of the second session, introducer, and all the participants, those who have participated all over from India. Also, I am so much thankful to our college students. With the permission of chair, I declare that the program has ended. Thank you so much. One announcement is there. We will share our feedback link at 6 o'clock in all the groups, college groups, and in the international seminar groups. Thank you.